हेलो डियर, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे होंगे भाई सभी लोग? सब बढ़िया होंगे। हमारी कंटिन्यूस सीरीज चल रही है डियर। तो इससे पहले हमने आरसीसी को स्टडी किया था और अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है डियर, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की स्टडी करते क्यों हैं। डियर, आपने देखा होगा जैसे हमने आरसीसी को डिज़ाइन किया है, आरसीसी को भाई क्यों डिज़ाइन कर रहे थे? ताकि आपको प्रॉपर एनालाइज हो जाए कि बीम कैसे डिज़ाइन किया जाता है, स्लैब कैसे डिज़ाइन किया जाता है, फुटिंग कैसे डिज़ाइन की जाती है। तो उसमें हमने आरसीसी को एनालाइज किया और उसको डिज़ाइन करना सीखा। बिल्कुल डियर, अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करते हैं डियर, तो यहाँ पे भी आपको डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि अभी भी आपका मोस्टली यूज़ होता है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। जैसे बहुत सारी स्टील इंडस्ट्री है जहाँ पे अभी भी हम स्टील यूज़ करते हैं, जैसे आपका रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, आपका स्टील ब्रिजेस हो गया, वहाँ पे सारा क्या डियर आपको प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे भी आपका स्टील प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि जब हम स्टील स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो क्या स्टील की स्टडी नहीं करें? अरे भाई, जब हमने आरसीसी स्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया है तो ऑब्वियसली बात है कि हम अपना डीएसएस स्ट्रक्चर भी एनालाइज करेंगे, अपने डीएसएस सब्जेक्ट को भी हम एनालाइज भी करेंगे और डिज़ाइन भी करेंगे। तो आइए देखते हैं डियर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फिगर के ऊपर हम ध्यान दें कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फिगर क्या है। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, दैट इज इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्टील इंडस्ट्री। पहले तो इंपॉर्टेंट फिगर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज के, स्टील इंडस्ट्री के जो आपको पता होने चाहिए। जो आप लोग जो जेईई की एग्जाम देते हैं, जेईई में तो आपका नहीं होता है, बट हाँ डियर, अगर आप मतलब किसी भी एई की तैयारी कर रहे हो, ए लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो शायद ही आपका डियर हो जाएगा। ठीक है, वहां पे इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट फिगर की कुछ भी ग्रुप डिस्कशंस में वो चीज आपसे वैल्यूएबल पता होनी चाहिए। जो पहला जो आपके पास यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि टोटल स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, कि जो आपके पास टोटल स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड वो कितनी है भाई? टोटल स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड वो है आपके पास दैट इज 1700 मीट्रिक टन। कितनी है? 1700 मीट्रिक टन है टोटल स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है जिसमें से अकेले चाइना 50% है, जिसमें से अकेले चाइना कितना है भाई? 50% प्रोडक्शन करता है। 50% बोले तो कितना सर? 850 मीट्रिक टन करता है। कितना करता है भाई? 850 मीट्रिक टन करता है। चाइना के बाद नाम आता है डियर दैट इज जापान, और जापान जो करता है दैट इज 104 मीट्रिक टन करता है डियर। उसी तरह से डियर अगर हम यहाँ पे बात करें, जापान के बाद बात आती है आपकी इंडिया की, तो इंडिया जो आपका जो स्टील कंजप्शन है, स्टील की प्रोडक्शन है दैट इज 101.4 मैट्रिक टन है। इतनी कंजप्शन आपकी इंडिया के अंदर भी है। बट इसको डियर हम पर पर्सन के हिसाब से भी कैलकुलेटेड कर सकते हैं। तो पर पर्सन के हिसाब से भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, पर पर्सन पर कैपिटा कंजप्शन, पर कैपिटा कंजप्शन इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के अंदर कितनी है पर कैपिटा कंजप्शन? वर्ल्ड के अंदर है दैट इज आपकी 208 केजी, 208 केजी, 208 केजी है डियर पर कैपिटा कंजप्शन वर्ल्ड की। अगर डियर हम वहीं पे बात करते हैं तो फिर से चाइना नंबर 1 पे है। चाइना क्या है आपके पास? दैट इज नंबर 1 पे है। चाइना कितना है भाई आपके पास? नंबर 1 है। और चाइना अकेले ही पर पर्सन कंजप्शन कितनी है? दैट इज आपके पास है, कितनी है भाई? 428 केजी, 438 के आसपास है। 428 से 438 की, तो मैं 438 लिख देता हूँ, 438 केजी। ठीक है, और उसके बाद चाइना के बाद जो नाम आता है दैट इज यूएसए का नाम आता है, और यूएसए की जो कंजप्शन है दैट इज 282 केजी,
यूएसए की कंजप्शन कितनी है 282 और इंडिया थर्ड नंबर पे। हम अगर इंडिया की बात करें, यानी कि थर्ड नंबर पे नहीं, हम इंडिया की बात करते हैं तो 65 kg ओनली। तो कितना भाई 65 kg ओनली। तो ये इंपॉर्टेंट स्टील इंडस्ट्रीज के फिगर थे कि इतनी इतनी कंजप्शन करते हैं डियर हम। ठीक है भाई, दोनों पता लग गया, पर पर्सन भी पता लग गया और प्रोडक्शन कितनी होती है। यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछ सके हैं, अभी तक 1 से 2 क्वेश्चन पूछा है कि टोटल स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड 1700 मिलियन टन। इसको चाहे आप एज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में काउंट करो या इसको जीएस के पार्ट में काउंट करो। ठीक है, मुझे बताना था आपको, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है डियर। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करने के बाद जो स्टील इंडस्ट्री है, इट इज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। इसके कुछ फंक्शंस लिख देता हूं क्या, कि जो आपके पास जो स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये आपकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है डियर। स्टील इंडस्ट्री क्या है डियर, आपके पास इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। सर ऐसा क्यों, इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों नहीं है? बिकॉज इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसीलिए नहीं है क्योंकि ये क्या करती है, इसके लिए बहुत मात्रा में हमको एनर्जी चाहिए होता है, टू कंज्यूम मोर एनर्जी, टू कंज्यूम मोर एनर्जी। यहाँ पे बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डियर, टू कंज्यूम मोर एनर्जी। और उसके बाद टू कंज्यूम मोर एनर्जी और टू लीड्स, ये लीड करता है, टू लीड्स द इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस, लीड करता है आपके इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस को लीड करता है। किसको लीड करता है? इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस को लीड करता है डियर। अब देखो बहुत सारी स्टील इंडस्ट्रीज ऐसी है डियर, बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो अब स्टील बनाना बंद कर दिया है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन कि यहाँ पे एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा में एनर्जी की खपत चाहिए, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, और दूसरा क्यों लीड करता है आपकी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन मतलब आपके पोल्यूशन को क्रिएट करता है, जो आपकी हेल्थ के लिए क्या रहता है डियर, हार्मफुल रहता है। इसीलिए जो डियर है आपका, जो हम स्टील इंडस्ट्री का यूज़ नहीं करते हैं मोस्टली। बट हाँ, आपको पता है इंडिया के अंदर जो स्टील इंडस्ट्री है, दैट इज सेल नाम की कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल नाम की है, वैसे तो बहुत सारी है, अशाका है, सॉरी आकाशा है, बहुत सारी स्टील इंडस्ट्री है, बट सबसे ज्यादा है सेल। सेल की बात करते हैं हम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और जो डियर इसका जो सबसे बड़ा प्लांट है वो सेलम में है। सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है इसका? सेलम में है। सेलम एक जगह का नाम है, ठीक है, वहां पे इसका प्लांट है। और सेलम में जो स्टील बनता है, दैट इज वहां पे स्टेनलेस स्टील बनता है डियर, स्टेनलेस स्टील बनता है। और जो डियर ये स्टेनलेस स्टील बनता है, ये कैसा आता है आपका? रोल्ड सेक्शन में बनता है, वहां पे आपको रोल्ड सेक्शन में मिलता है। ठीक है, और जो स्टेनलेस स्टील है, इसका यूज आप जैसे खाना बनाने के बर्तन वगैरह में करते हो, गिलास हो गया, प्लेट, थाली, सारे जिसमें भी आपके कुकिंग मेकिंग जो बर्तन होते हैं, वहां पे आपका स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं हम डियर। ठीक है, तो ये तो आपके कुछ इसके इंपॉर्टेंट फिगर थे डियर, जो आपको जो देखने चाहिए थे। ठीक है सर, ये तो हमने पता लग गया है कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फिगर है। बिल्कुल सर। अगर डियर हम इसके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में अब अगर सिलेबस की बात करते हैं कि सर यहाँ पे हम सिलेबस में क्या क्या चीजें यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, तो डियर सिलेबस में रहेगा यहाँ पे जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट, और दूसरा रहेगा कनेक्शन, तीसरा रहेगा टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, बीम्स, प्लेट गर्डर, गेंट्री गर्डर, इंडस्ट्रियल रूफ्स एंड प्लास्टिक एनालिसिस। ये डियर आपका सिलेबस रहने वाला है यहाँ पे। डियर जो यहाँ पे कनेक्शन की बात की जाए, तो कनेक्शन भी आपके पास 3 टाइप की यहाँ पे स्टडी की जाएगी। कितनी टाइप के कनेक्शन होते हैं? 3। एक होता है डियर रिवेटेड कनेक्शन, एक होता है आपके पास रिवेटेड कनेक्शन होता है डियर, ठीक है, रिवेटेड कनेक्शन होता है, और दूसरा आपका बोल्टेड कनेक्शन होता है, बोल्टेड कनेक्शन होता है डियर, और लास्ट आपके पास दैट इज नेक्स्ट कौन सा होता है? जैसे वेल्डेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन भी आपके पास होता है डियर, दैट इज वेल्डेड कनेक्शन।
ठीक है डियर। पहले तो आप जनरल डिजाइन ऑफ रिक्वायरमेंट देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि स्टील का यूज कैसे करते हैं, स्टील के क्या क्या फंक्शन है, वो सारे के सारे डाटा आपको यहाँ मिलेंगे। फिर कनेक्शन में पढ़ेंगे, कनेक्शन में हम रिवेटेड कनेक्शन पढ़ेंगे, बोल्टेड कनेक्शन पढ़ेंगे, वेल्डेड कनेक्शन पढ़ेंगे, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, बीम, प्लेट गर्डर, गैंट्री गर्डर, इंडस्ट्रियल रूफ एंड प्लास्टिक एनालिसिस, ये सारी की सारी चीजें आप हमारे सिलेबस में रहने वाली है। अगर डीएम मैं इसकी बात करता हूं, जेई एग्जाम में इसकी वेटेज रहती है आपके पास 3 to 4 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स की रहती है इसकी वेटेज जेई के लिए। और एई के लिए, स्टेट एई के लिए आपकी इसकी वेटेज रहती है डियर कितनी, 5 to 6 मार्क्स, कि कम से कम आपके पास इतने क्वेश्चन तो रहने ही वाले हैं। और अगर मैं एई मेंस की बात करता हूं, क्योंकि मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, एई मेंस में यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। कितने क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे एग्जामिनर पूछता है डियर। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब चलते हैं डियर, आगे मूव करते हैं। ये तो हमें सर पता लग गया डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने मार्क्स का कहाँ पे आ रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो आता है आपके पास कि स्टील, व्हाट इज स्टील। तो सबसे पहले स्टील क्या है भाई, स्टील आपके पास एलॉय है। स्टील क्या है डियर, इट इज एन एलॉय। मैं लिखता हूं यहाँ पे इट इज एन एलॉय, एलॉय किस का, आयरन एंड कार्बन का, एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन का। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में भी लिखना चाहूं तो दैट इज, तो वो भी लिख सकता हूं डियर, दैट इज स्टील इज इक्वल टू क्या होगा, आयरन प्लस कार्बन। तो ये होता है आपके पास दैट इज स्टील। और सबसे ज्यादा यूज करने वाला मटेरियल आपके पास वर्ल्ड के अंदर यही है। तो ये भी अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं यहाँ पे, इट इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज इन द वर्ल्ड, इट इज द मोस्ट कॉमन materials used in the world, सबसे ज्यादा मात्रा में यूज करने वाला यही मटेरियल है, कौन सा, स्टील, जो यूज करते हैं डियर हम। ठीक है, उसी तरह से अब आ जाता है इसका स्टील की क्लासिफिकेशन कि कौन कौन से स्टील होते हैं आपके पास। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ स्टील, अगर मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टील की बात करता हूँ डियर, अभी मैं आपको बता देता हूँ, आगे भी बताऊंगा। ठीक है, पहले यहाँ पे समझ लो आप कि टाइप्स ऑफ स्टील में कौन कौन से स्टील आपको मोस्टली देखे जाते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील में अगर हम देखते हैं, जैसे आपके पास कार्बन स्टील होता है, दूसरा आपके पास जैसे स्ट्रक्चरल स्टील होता है, उसके बाद आपके पास थर्ड जो आपके पास होता है दैट इज स्टेनलेस स्टील होता है। और उसके बाद आपके पास स्टेनलेस स्टील के अलावा एक और स्टील होता है, दैट इज आपके पास स्ट्रक्चर स्टील हो गया, कार्बन स्टील हो गया और स्टेनलेस स्टील हो गया। बस यही देखते हैं एक। ठीक है, जो डियर आपका ये स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील हो गया, स्ट्रक्चर स्टील, कार्बन स्टील, पहले इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो डियर जो आपके पास यहाँ पे जो कार्बन स्टील होता है उसमें कार्बन कंटेंट इज अप टू 2% तक होता है। क्या होता है इसमें, कार्बन कंटेंट जो होता है अप टू 2% तक होता है। कितना होता है, 2% तक यहाँ पे कार्बन कंटेंट हो जाता है। जो स्ट्रक्चरल स्टील है, जिसको मैं एक और नाम से पुकारता हूं, दैट इज माइल्ड स्टील। और जो डियर माइल्ड स्टील होता है एलॉय ऑफ, ये स्ट्रक्चरल स्टील है, इसमें भी जो कार्बन कंटेंट होता है अप टू 0.23% तक, ये 0.30 पे भी हो सकता है, 0.3 तक भी वेरी कर सकता है। तो इसमें जो कार्बन कंटेंट जो होते हैं डियर, कार्बन कंटेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं, कार्बन कंटेंट होते हैं अप टू 0.23%। ठीक है डियर, ये आपका वेरी करता है कहां से कहां तक, 0.12 से लेके 0.30 तक, 0.12 से लेके 0.3 तक ये क्या करता है डियर आपके पास वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद हम सिर्फ स्टेनलेस स्टील की बात आती है तो ये इट इज एन एलॉय, ये आपके पास एलॉय है ऑफ प्योर आयरन का, एलॉय है और प्योर आयरन का एलॉय है, प्योर आयरन एंड क्रोमियम का, और क्रोमियम सर कितना क्रोमियम, 11% क्रोमियम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना % क्रोमियम सर यहाँ पे ऐड किया जाता है,
तो डियर आपने याद रखना जो यहाँ पे क्रोमियम जो ऐड किया जाता है वो 11% का क्रोमियम यहाँ पे ऐड किया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सर क्रोमियम क्यों, वाई क्रोमियम एडिड, तो आप बता सकते हैं कि क्रोमियम को ऐड क्यों किया है। क्रोमियम को आपने ऐड इसीलिए किया है ताकि वहां पे कोई कोरोजन रेजिस्टेंस ना हो, टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपने क्रोमियम क्यों ऐड किया, टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ रेजिस्टेंस, टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ रेजिस्टेंस, टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ रेजिस्टेंस। इसीलिए हम क्या करते हैं डियर, अपना क्रोमियम ऐड करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। और स्टेनलेस स्टील मैंने कहा जो बर्तन बनाते हैं, तो बर्तन देखे होंगे आपने, उसमें जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं जंग लगता है, क्योंकि वहां पे भाई 11% तक क्रोमियम ऐड किया है। जब वहां पे 11% तक क्रोमियम ऐड किया है तो भी हम कह सकते हैं कि वो कोरोजन से बच रहा है। ठीक है। अब सर आप कहोगे कि सर ये जो आप बता रहे हो 0.12%, 0.3%, ये सर हमें समझ नहीं आया क्या है ये। डियर जो ये स्टेटमेंट जो आपके पास हो रही होती है, जैसे अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो 0.12 का मतलब क्या होता है, 0.12 का मतलब जो आपके पास होता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ बाई वेट। ये क्या है, इट इज द परसेंटेज ऑफ बाई वेट, इट इज द परसेंटेज ऑफ बाई वेट। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूं क्योंकि इस लाइन पे है भाई, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, इधर है, ठीक है, यहाँ पे इसका, ठीक है, तब आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखो डियर यहाँ पे मैंने बताया है कि इट इज द परसेंटेज ऑफ बाई वेट। क्या ये परसेंटेज ऑफ बाई वेट ऑफ प्योर आयरन, ठीक है डियर। तो यहां से आपसे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है, ठीक है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया जाता है डियर, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस आपको लर्न होनी चाहिए कि कितने टाइप के स्टील होते हैं, कार्बन स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील, स्टेनलेस स्टील और ये सारी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हमें नेक्स्ट मूव करते हैं आगे जो आता है डेट इज स्टील की ही फर्दर क्लासिफिकेशन करता हूं आपको मैं अकॉर्डिंग टू कार्बन परसेंटेज। तो देखो डियर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दैट इज स्टील को मैं दो पार्ट में फैब्रिकेट कर रहा हूं, दिस इज 1 पार्ट एंड दिस इज 2 पार्ट, ठीक है। बड़े ध्यान दिखिएगा यहाँ पे मैं क्या क्या लिख रहा हूं वो चीज दिखेगा। पहले लिख रहा हूं मैं नॉन एलॉय स्टील, फर्स्ट लिख रहा हूं नॉन एलॉय स्टील, और जो दूसरे में लिख रहा हूं दैट इज एलॉय स्टील। एक नॉन एलॉय स्टील लिखा मैंने और दूसरा लिखा मैंने दैट इज एलॉय स्टील। बड़े ध्यान देना है, यहां पे क्वेश्चंस आपका यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो डियर यहां पे अगर मैं बात करता हूं, इस वाले स्टील की बात करता हूं, नॉन एलॉय स्टील को हम प्लेन कार्बन स्टील भी बोलते हैं। इसका नाम अनदर है दैट इज प्लेन कार्बन स्टील। अब आप बोलोगे सर ये होता क्या है प्लेन कार्बन स्टील? प्लेन कार्बन स्टील मतलब यह नॉन एलॉय स्टील। नॉन एलॉय स्टील का मतलब होता है कि वहां पे कार्बन आपका प्रेजेंट है, कार्बन इज प्रेजेंट। यहां पे क्या है, कार्बन इज प्रेजेंट। कार्बन क्या है डियर, यहां पे प्रेजेंट है। और यहां पे जो एलॉय स्टील होते हैं यहां पे आपका कार्बन इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो कार्बन इज नॉट इंक्लूड, कार्बन यहां पे इंक्लूड नहीं करते हैं, या कार्बन इज नॉट प्रेजेंट भी लिख देता हूं मैं, कार्बन यहां पे ऐड ही नहीं करते, नॉट प्रेजेंट या नॉट ऐड भी लिख सकते, ठीक है। कंफ्यूज नहीं आपने होना है। अब जो प्लेन कार्बन स्टील होता है डियर, इसकी भी फर्दर आपके पास क्या की गई है, क्लासिफिकेशन की गई है कि कितने कितने टाइप्स के आपके पास होते हैं। सबसे पहले जो आता है डियर आपका दैट इज लो कार्बन स्टील। सबसे पहले कौन सा आता है, लो कार्बन स्टील। पहला आता है दैट इज लो कार्बन स्टील आता है। और लो कार्बन स्टील में अगर हम देखें, लो कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट होता है डियर, वो होता है दैट इज 0.12 से लेके 0.12% से लेके लेस देन C इज लेस देन 0.3%, मतलब 12 से लेके 3% तक क्या होता है आपका कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, लो कार्बन स्टील के अंदर। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं डियर दैट इज मीडियम कार्बन
मीडियम कार्बन स्टील, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना रही होगी कि ये क्या लिख दिया सर ने, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस फॉर्मेट में आपके पास लिख देता हूं, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे बड़े ध्यान से कि जो लो कार्बन स्टील होता है उसमें कार्बन कंटेंट 0.12 से लेके 0.3% के बीच में होता है डियर, ठीक है। या इसको जो कार्बन स्टील है इसका और जो मीडियम कार्बन है इसकी जो रेंज होती है 0.3 से लेके 0.6% के बीच में वेरी करता है, और जो ये हाई स्टील होता है वो 0.6 से लेके 1.2% के बीच में वेरी करता है, 0.6 से लेके 1.2 के बीच में वेरी करता है डियर। एक और इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको यहाँ पे जानना है कि जो लो कार्बन स्टील है उसको आप माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइल्ड स्टील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर? माइल्ड स्टील, दैट इज माइल्ड स्टील भी इसको बोला जाता है। और एक और नाम इसका दिया जाता है, दैट इज स्ट्रक्चरल स्टील। क्या नाम है? स्ट्रक्चरल स्टील भी इसको बोला जाता है डियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप माइल्ड स्टील भी बोल सकते हैं और स्ट्रक्चरल स्टील भी बोल सकते हैं। जो डियर मीडियम कार्बन होता है, मीडियम कार्बन होता है 0.3 से 0.6%। इसको मशीनरी, इसको क्या बोला जाता है ये ध्यान रखना, इसको बोला जाता है आपके पास डियर, ये जो आपके बता दिया इसको बोला जाता है आपके पास मीडियम कार्बन स्टील। और एक और नाम भी इसका है डियर, दैट इज, इसको मैं एक और नाम से भी पुकारता हूं, ये तो चीज आपको क्लियर होगी, माइल्ड स्टील हो गया है। और इसको एक और नाम किस नाम से पुकारेंगे हम? 0.3 से 0.6, इसको हम, हाँ यस, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार, इसका एक और नाम है, दैट इज कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका नाम एक और भी है, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार भी बोल सकते हैं, और इसको मशीनरी भी बोल सकते हैं भाई, मशीनरी टूल्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इसका एक और नाम भी है मशीनरी टूल्स या मशीनरी स्टील, इसका एक और नाम भी है, दैट इज मशीनरी स्टील। मशीनरी स्टील भी इसका नाम फर्दर है। जो हाई कार्बन स्टील है इसका नाम क्या है सर? इसका नाम हार्ड स्टील है, इसको हार्ड स्टील भी बोलते हैं, हार्ड स्टील भी बोलते हैं डियर इसको। और जो हार्ड स्टील के अलावा इसका एक और नाम भी मैंने रखा है, मैंने नहीं रखा यार, पहले से ही है। हार्ड स्टील मतलब इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज आपका हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील और हार्ड स्टील, और इसको टूल स्टील के नाम से भी जाना जाता है, टूल स्टील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो था आपका जिसमें कार्बन प्रेजेंट था। अब आते हैं जिसमें कार्बन आपके पास प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। तो इसमें डियर आपके पास दो आते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट ही नहीं होता है। एक आता है लो एलॉय स्टील, एक आता है आपके पास लो एलॉय स्टील, एक क्या आता है डियर? लो एलॉय स्टील। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डियर, दैट इज लो एलॉय स्टील, जिसमें लो एलॉय है, और एक है दूसरा हाई एलॉय स्टील, हाई एलॉय स्टील, हाई एलॉय स्टील। अगर डियर हम इसकी बात करेंगे, लो एलॉय स्टील की बात करेंगे, तो जो इसमें एलॉय प्रेजेंट होता है, एलॉय जो होता है, एलॉय की जो परसेंटेज होती है वो लेस देन 8% होती है। एलॉय इज लेस देन 8% से नीचे का एलॉय इसमें प्रेजेंट होता है। और हाई एलॉय स्टील, इसमें जो एलॉय प्रेजेंट होता है डियर, एलॉय प्रेजेंट होता है जो डियर, वो ग्रेटर देन 8% होता है, मोर देन 8%। जैसे आप एलॉय मतलब जैसे आपने उसमें स्टेनलेस स्टील के लिए क्रोमियम डाला था, तो वो किसका एग्जांपल है? हाई एल्युमिनियम, हाई एलॉय स्टील का एग्जांपल। जैसे स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। और हाई एलॉय स्टील मतलब नॉट इंक्लूड, इसमें भी इंक्लूड नहीं किया जाता है आपका कार्बन, कार्बन इसमें इंक्लूड नहीं करते डियर। और लो मतलब यहां पे भी आपका कार्बन इंक्लूड नहीं करते हम, नॉट इंक्लूडेड, कार्बन भी यहां पे आपका इंक्लूड नहीं करते डियर। तो ये चीजें आपको याद रखनी कि नॉन एलॉय स्टील और एलॉय स्टील। पहला बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन कि सर कार्बन प्रेजेंट, नॉट कार्बन प्रेजेंट, कार्बन नहीं तो यहां पे क्या होता है आपका? यहां पे होते हैं आपके मोर देन मतलब एलॉय प्रेजेंट होते हैं डियर। तो ये भी क्लासिफिकेशन आपके पास यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब चलते हैं सर, यहाँ पे आपने कार्बन कार्बन कहा, सर ये कार्बन है क्या? कितना % कार्बन डाले? हो सकता है ये कार्बन आपके पास यूजफुल भी हो सकता है आपके पास ये कार्बन क्या हो? नुकसानदायी भी हो, बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। तो देखना है इफेक्ट्स ऑफ कार्बन।
कार्बन के हमें क्या देखने हैं, इफेक्ट्स देखने हैं कि क्या क्या कार्बन के इफेक्ट्स है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कार्बन जो है आपका ये एक मेन एलिमेंट है। कार्बन क्या है, मेन एलिमेंट है। कार्बन आपका मेन एलिमेंट है जो आपका इफेक्ट करता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को। तो आप लिख सकते हो कार्बन इज द मेन एलिमेंट। कार्बन क्या है आपके पास, मेन एलिमेंट है जो क्या करता है, विच अफेक्ट द, जो अफेक्ट करता है आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को, या फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकता हूं, अफेक्ट द फिजिकल या मैकेनिकली प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को जो क्या करता है डियर, आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्लियर है, ये है कार्बन। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर, हाँ ये सर कैसे इफेक्ट करता है, हम ये देखते हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता है, अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज तो भाई आपने वहां पे भी पढ़ी होगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जैसे आपका डक्टिलिटी हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, फैटिग हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। अब देखो डियर, बड़े ध्यान से देखना है, मैं इसको एक अलग फॉर्म में बताऊंगा आपको ताकि आपको कभी गलती ना करें, कुछ उस तरह से। अब देखिएगा यहाँ पे जो कार्बन होता है आपके पास, जो कार्बन होता है, अगर कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, मैं क्या लिख रहा हूं, ये चीज देखते जाना आपने, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। बड़े ध्यान देने वाली बात है कि अब ये क्या बोल रहा है कि कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, मतलब कि अगर आपके पास कार्बन इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली बात है आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी और आपका हार्डनेस भी इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर आपके स्टील में कार्बन ज्यादा हो जाएगा तो मटेरियल हार्ड हो जाएगा। अरे भाई, जब मटेरियल आपका हार्ड हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसको मेल्ट करना, उसको पिघलाना भी टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, उसका हाई हो जाएगा। हार्डनेस हाई होने का मतलब क्या है, हार्डनेस हाई होने का मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। सर ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई हो जाएगा। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि हम सर उसको इजीली वेल्ड नहीं कर पाएंगे। इट डज नॉट इजीली वेल्डेड, इट्स नॉट इजीली वेल्ड, तो हम उसको इजीली वेल्ड भी नहीं कर पाएंगे। सर ये है इसका मतलब। ठीक है सर, मीनिंग समझ आ गया। सर आपके पास ये है कि अगर आपके पास क्या हुआ, मटेरियल आपके पास हार्ड हो गया, अगर आपका पास स्टील पूरा हार्ड हो गया तो हार्ड होने से होता क्या है, हार्ड होने से आपका मटेरियल डियर ब्रिटल बनता है। कैसे बनता है, स्टील कैसे बनता है, ब्रिटल बन जाता है। कैसे बन जाता है, ब्रिटल बन जाता है। और जब डियर ब्रिटल बन जाता है, ब्रिटल मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ब्रिटल होने से क्या होगा, वहां पे कुछ ना कुछ डियर एडवर्स इफेक्ट आएंगे। क्या आएंगे आपके पास, एडवर्स इफेक्ट आएंगे, एडवर्स इफेक्ट आएंगे। ठीक है, ये एडवर्स इफेक्ट किसको नुकसान देंगे, एडवर्स इफेक्ट टू वेल्डेबिलिटी को, वेल्डेबिलिटी को ये इफेक्ट देगी आपको, किसको, वेल्डेबिलिटी को एब्जॉर्ब देगी। अब सर ये वेल्डेबिलिटी क्या होती है भाई, जो कैन नॉट इजिली वेल्ड, इसका मतलब क्या है कि कैन नॉट इजिली वेल्ड, इसका मतलब है डियर कैन नॉट इजिली वेल्ड। ठीक है, अब देखो डियर, यहां पे बड़े ध्यान से देखा कि पहली प्रॉपर्टीज हमने देखा कि सर कार्बन बढ़ा तो स्ट्रेंथ बढ़ी और हार्डनेस भी बढ़ी। हार्डनेस बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, आपका स्टील क्या हो गया, ब्रिटल होना शुरू हो गया। और जब स्टील ब्रिटल होना शुरू हो गया तो वहां पे कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले वेल्डेबिलिटी में। क्यों देखने को मिले, क्योंकि मटेरियल अब आपका हार्ड हो चुका होता, और जब हार्ड हो चुका होता तो वहां पे उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और जब मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो उसको हम इजीली वेल्ड नहीं कर पाएंगे। तो डियर ये क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम कितना कार्बन डालें, कितना कार्बन ऐड करें कि हमारे पास ये इफेक्ट ना आए, वेल्डेबिलिटी का इफेक्ट ना आए। तो यहाँ पे चीज ध्यान रखना थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे नहीं आएगा भाई, मैं नेक्स्ट पेजेस पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे देखते हैं हम। ठीक है, इफ, बड़े ध्यान से देखिए, इफ कार्बन इक्विवेलेंट, कार्बन इक्विवेलेंट, कार्बन इक्विवेलेंट को C इक्विवेलेंट से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। अगर कार्बन इक्विवेलेंट इज
लेस देन इक्वल टू 0.42% रहा, अगर कार्बन इक्विवेलेंट आपके पास 0.12% रहा तो इसका मतलब क्या है, प्री हीट आर रिक्वायर्ड। बड़े ध्यान से दिखना, प्री हीट आर नॉट रिक्वायर्ड, प्री हीट आर नॉट रिक्वायर्ड। अब आप बोलोगे सर ये प्री हीट आर नॉट रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? प्री हीट आर रिक्वायर्ड का मतलब है कि इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है कि प्री हीट आर नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब है कि वेल्ड जो होगा वो इजीली वेल्ड हो जाएगा, उसको हीट नहीं करना पड़ेगा, वेल्डिंग कैन बी इजीली डन। तो यहां इसका मतलब है कि वेल्डिंग आपकी क्या हो जाएगी, इजीली डन हो जाएगी। इसका मतलब है वेल्डिंग कैन इजीली डन हो जाएगी डियर। ये है आपका दैट इज प्री हीट आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर इफ, नेक्स्ट चलते हैं, इफ अगर आपके पास कार्बन इक्विवेलेंट अगर आपके पास डियर कार्बन इक्विवेलेंट क्या हो जाए, इज मोर देन 0.42% हो जाए, तो वहां पे क्या आएगा, तो वहां पे डियर प्री हीट इज रिक्वायर्ड। तो यहां पे क्या आएगा, प्री हीट इज रिक्वायर्ड, प्री हीट वहां पे क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। और प्री हीट रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, वेल्डिंग कैन नॉट बी इजिली, वेल्ड करना इजी नहीं होगा, पहले आपको प्लेट को क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, और मेल्ट करने के बाद ही उसमें वेल्डिंग होगी। तो यहां लिखेंगे प्री हीट इज रिक्वायर्ड। तो प्री हीट इज रिक्वायर्ड मतलब वेल्डिंग इज नॉट इजीली डन। भाई ऑब्वियसली बात है, वेल्डिंग कब करेंगे प्री हीट, जब वेल्डिंग नॉट इजीली डन, और जब वेल्डिंग इजीली डन होगी तो हम प्री हीट क्यों करें, ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन है। तो ये चीजें भी आपको काफी याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन ये उठता है सर ये कार्बन इक्विवेलेंट होता क्या है, क्वेश्चन यही है आपका, कार्बन इक्विवेलेंट होता क्या है। देखो डियर, कार्बन इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं, कार्बन इक्विवेलेंट आपके पास क्या होता है, कार्बन इक्विवेलेंट आपके पास होता है डियर, ये होता है आपके पास, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या होता है आपके पास, कार्बन इक्विवेलेंट क्या होता है, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कार्बन प्लस it is the combined effect of carbon plus all other elements is known as कार्बन इक्विवेलेंट। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बन इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या होगा कि जितने भी इफेक्ट आएंगे कार्बन को उनको ऐड कर दो, ठीक है, कुछ सिलिकॉन की वजह से आएगा, फास्फोरस की वजह से आएगा, कार्बन की इफेक्ट, और जो अदर एलिमेंट के आएंगे, अदर एलिमेंट में जैसे सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, उसकी वजह से उन सभी को ऐड करोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा, कार्बन इक्विवेलेंट यहां से आपका निकल के आ जाएगा डियर, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहां पे क्लियर हो गई है कार्बन इक्विवेलेंट की भी, ठीक है भाई। अगर यही कंडीशन, मैं पीछे चलता हूं, अगर मैं यही कंडीशन को रिवर्स कर देता हूं, सर ये तो मैंने इंक्रीज कर दिया है, कोई बात नहीं, तो मेरे पास वेल्डेबिलिटी का इफेक्ट आ रहा था, अब मैं इसी को क्या कर देता हूं, इसी को सर मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं, और ये इसकी कंडीशन थी कि कब आपका वेल्डेबिलिटी कम होगा, वेल्डेबिलिटी तब होगा अगर कार्बन कंटेंट 0.242 से कम होगा, तभी वहां पे वेल्डेबिलिटी इजी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब मैं उल्टा कर देता हूं, उल्टा क्या, उल्टा वही बताया था कि कार्बन कंटेंट क्या बताया था मैंने, कार्बन कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था मैंने, किसके, स्ट्रेंथ के एंड हार्डनेस के, ठीक है, ऐसे ही कुछ लिखाया था। तो अब बड़े ध्यान से देखिए, अगर मैं कार्बन कंटेंट को डियर डिक्रीज करता हूं और स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, अगर मैं कार्बन कंटेंट को कम कर देता हूं तो स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और हार्डनेस भी डिक्रीज हो जाएगी। हार्डनेस मतलब मटेरियल आपका कम हार्ड होगा, डियर मटेरियल कम हार्ड होगा तो ऑब्वियसली बात इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूं सर, इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा,
यानी कि उसको इजीली, बट इतना भी नहीं भाई यार, इतना भी वो इजीली डन नहीं होगा। तो आपके पास हार्डनेस ज्यादा थी तो मटेरियल कैसा बन रहा था, ब्रिटल बन रहा था। और जब हार्डनेस कम होगी तो मटेरियल कैसे बनता है डियर, तो आपके पास मटेरियल बनता है दैट इज स्टील इज ब्रिटल। तो स्टील कैसा बनता है, सॉरी ब्रिटल तो वहां बनता था जब हार्डनेस बढ़ी, और जब हार्डनेस डिक्रीज हुई तो स्टील कैसा बनेगा, डक्टाइल। डक्टाइल, ठीक है, डक्टाइल बनेगा, या डक्टिलिटी कह सकते हो, डक्टाइल बनेगा। और जब डक्टाइल बनेगा तो डक्टाइल में क्या होता है, मोर एलोंगेशन। डक्टाइल में क्या होता है भाई आपका, मोर एलोंगेशन होता है, मोर एलोंगेशन होता है। कि अगर ठीक है सर, ठीक है सर आपका स्टील डक्टाइल बन गया, अगर डक्टाइल बन गया तो अब डक्टाइल से क्या होगा, आपका मटेरियल अब स्टील कैसे बन गया, डक्टाइल बन गया। तो आपको किस तरह का स्टील बनने मिलने वाला है यहाँ पे, तो आपको अब जो स्टील मिलने वाला है डियर, वो स्टील कैसा हो जाएगा अब आपका, वो स्टील हो जाएगा आपका दैट इज सॉफ्ट स्टील। क्या हो जाएगा, सॉफ्ट स्टील हो जाएगा। कैसा स्टील हो जाएगा, सॉफ्ट स्टील हो जाएगा, ठीक है। और जब डियर सॉफ्ट स्टील हो जाएगा तो सॉफ्ट स्टील का आपको पता ही है कि सॉफ्ट स्टील बना मतलब इट विल गिव मोर एलोंगेशन, इट विल गिव मोर एलोंगेशन। तो यहां पे क्या होगा आपका, ज्यादा एलोंगेशन होगा। इट विल गिव मोर एलोंगेशन टू चेंज एनी स्मॉल इन लोड, कि छोटे से लोड लगाने से भी उसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो क्या है आपको ये वाला, अगर आपका स्टील डक्टाइल हो रहा है तो क्या उसको आपको स्ट्रक्चरल स्टील में यूज करना चाहिए, तो कभी भी नहीं। तो ये भी आप लिख सकते हो, सॉफ्ट स्टील आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर, कहां पे रिक्वायर्ड नहीं होता है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चरल स्टील। तो उसका यूज हम स्ट्रक्चरल स्टील में भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन भी हमें यहाँ पे बड़े आराम से देख ली है कि कैसे कैसे होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यहाँ पे ये डक्टिलिटी का वर्ड है, डक्टाइल, ठीक है, कि डक्टिलिटी, तो यहाँ से एक वर्ड आता है दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी जो आपकी कोड ने दी है दैट इज IS 456 यहाँ पे जो कोड ने दी है, जो आप यहाँ पे कोड यूज करेंगे डियर, दैट इज 800-2007 कोड यूज करेंगे अपने DSS के अंदर, ठीक है। तो उसने डक्टिलिटी कही कि अल्टीमेट डिफॉर्मेशन क्या होता है भैया, अल्टीमेट डिफॉर्मेशन टू एल्ड डिफॉर्मेशन, दैट इज एल्ड डिफॉर्मेशन। ये होता है डियर आपके पास, दैट इज क्या होता है भाई, ये होता है डक्टिलिटी, ठीक है, अल्टीमेट डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय एल्ड डिफॉर्मेशन। तो सर ये भी हमें पता लग गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आता है आपका दैट इज सिलिकॉन। नेक्स्ट क्या आता है डियर, सिलिकॉन आता है। नेक्स्ट आता है आपके पास सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन क्या होता है डियर, अगर लेस देन 0.2% रहा तो नो चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, नो चेंज, तो हम लिख सकते हैं नो चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, या लिख सकता हूं मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर है, नो चेंज ऑफ फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ये आपने डियर पढ़ी है, मैं आपको यहाँ बताने नहीं जा रहा हूं ये, क्योंकि आपने सब पढ़ी है। एक होती है इलास्टिसिटी होती है, नेक्स्ट होती है डक्टिलिटी होती है डियर, इलास्टिसिटी होती है, डक्टिलिटी और टफनेस होती है UGH, टफनेस होती है, ठीक है, इसको पूरा लिखूं मैं भाई, कोई बात नहीं, टफनेस होती है आपके पास, इलास्टिसिटी होती है, डक्टनेस होती है, टफनेस होती है, और भी बहुत सारी होती है आपके पास, ठीक है, ब्रिटल होती है, ठीक है, वो सारी बहुत सारी हो सकती है, बस उतना आपको याद नहीं रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है सिलिकॉन इज लेस देन 0.2%, तो ये होगा, कोई चेंज नहीं आएगा आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। बट अगर इफ सिलिकॉन आपके पास ग्रेटर देन 0.2% हो जाता है तो क्या होगा, मटेरियल शुड बी ब्रिटलनेस, तो मटेरियल के अंदर क्या आ सकती है, ब्रिटलनेस आ सकती है डियर। बस यही आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। ये तो सर सिलिकॉन हो गया। नेक्स्ट आता है सिलिकॉन के बाद नेक्स्ट आता है दैट इज फास्फोरस। नेक्स्ट क्या आता है, फास्फोरस, ठीक है,
जो फास्फोरस होता है डियर आपके पास, फास्फोरस जो होना चाहिए ए लेस देन, अगर 0.12% है, अगर आपके पास लेस देन 0.12% है, 0.12% होने से भी क्या होता है आपके पास क्या होता है, शॉक रेजिस्टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉक रेजिस्टेंस। ये कहाँ होता है, जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट होते हैं, मैकेनिकल में वाले को पता, आपको नहीं रखना सिविल वाले को, कि वहाँ पे शॉक रेजिस्टेंस हो जाता है। और दूसरा आपको बस इतना याद रखना कि स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी क्या हो जाती है, डक्टिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। बस ये पॉइंट रखना है आपके ने, स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी क्या हो जाती है, फास्फोरस से डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट जो आती है आपके पास दैट इज सल्फर। नेक्स्ट क्या आता है डियर आपके पास, सल्फर आता है, सल्फर। ठीक है, जो सल्फर जो डियर होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सल्फर जो होता है ये आपके पास, इसकी जो रेंज रहनी चाहिए 0.02 से लेके 0.12% के बीच में रहनी चाहिए। सॉरी 12 ज्यादा हो गया, 10 आएगा, दैट इज 10%। 0.0 से लेके 0.10 अगर इसके बीच में रहेगी तो डज नॉट इफेक्ट ऑफ डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो आप लिख सकते हैं डज नॉट इफेक्ट ऑफ डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो आपका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, आपका डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा डियर। ठीक है, क्लियर है। अगर इफ, ये सारी जो मैंने कही, अगर इफ, यहां पे भी था इफ, अगर डियर ये सल्फर का कंटेंट, इफ अगर आपका सल्फर का कंटेंट, सल्फर अगर आपके क्या होगा, सल्फर का कंटेंट अगर आपके पास क्या हो गया, बढ़ गया, ग्रेटर देन 0.10% हो गया। ये ध्यान देना, अगर सल्फर का कंटेंट आपके पास मतलब ज्यादा हो गया, ठीक है, सल्फर का कंटेंट अगर आपके पास 10% से ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, PHOUR भाई, सॉरी OUR, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ सल्फर इज ग्रेटर देन 0.10% तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आपके पास इससे ज्यादा हो जाएगा डियर, देन डिक्रीज, तो इसकी क्या करेगी, देन तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी इसकी, क्या स्ट्रेंथ भी सर डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सर, स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, डक्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, डक्टिलिटी भी क्या हो जाएगी डियर, डिक्रीज हो जाएगी। और डक्टिलिटी के साथ और क्या, मेलेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। एंड आल्सो लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, एंड आल्सो डिक्रीज मेलेबिलिटी लिखना है, ठीक है, डक्टिलिटी नहीं, दैट इज मेलेबिलिटी, ठीक है, एंड आल्सो डिक्रीज मेलाबिलिटी, तो मेलाबिलिटी भी हो जाएगी। एंड वेल्डेबिलिटी, तो डियर ये मैंने आपको बता दिया है कि मेलाबिलिटी क्या होता है, सॉरी मेलाबिलिटी नहीं बताया, वेल्डेबिलिटी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो दिस इज द मेलेबिलिटी और दिस इज द वेल्डेबिलिटी। और डक्टिलिटी मैंने बता दिया, अल्टीमेट डिफॉर्मेशन वर्सेस यील्ड डिफॉर्मेशन, और वेल्डेबिलिटी भी बता दिया आपको, ठीक है। और उसके बाद आता है आपके पास मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी को देखते हैं डियर कि मेलेबिलिटी होती क्या है। उसके बाद नेक्स्ट मेलेबिलिटी, ये डियर याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। मेलेबिलिटी, जो डियर मेलेबिलिटी है जो आपके पास, मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी आपके पास क्या करती है, मेलेबिलिटी वो होती है जिसमें मतलब क्या होती है, उसको आप बेंड कर सकते हो और प्री स्ट्रेस कर सकते हो किसी भी एनी डिफरेंट शेप में। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, मैं लिख रहा हूं बोथ बोले तो बोथ स्टेट, दोनों स्टेट में। अब दोनों स्टेट कौन कौन सी, चाहे उसको आप गर्म करके करो, और चाहे इसको आप कोल्ड स्टेट में करो, चाहे तो ठंडा होने के बाद करो या गरम कर लो, किसी भी कंडीशन में आप कर सकते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो क्या करेगी वो, बेंड करेगी और प्री स्ट्रेस करेगी, बेंड करेगी और प्री स्ट्रेस करेगी। आपकी क्या करेगी, बेंड करेगी और प्री स्ट्रेस करेगी टू डिफरेंट शेप, ठीक है, विदाउट
विदाउट एनी। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट शेप, ये डिफरेंट शेप आपके पास क्या हो सकती है, ये थिन, ये वायर हो सकती है, ये आपके पास थिन शीट हो सकती है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट मतलब आप जैसे मर्जी उसको बनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि उसको आप पतला बनाओ, अरे जैसे मर्जी बनाना है आपको वैसे आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये डियर आपका मैलेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ तक आपका पूरा मैंने स्टील के जो बेसिक डाटा थे वो आपको कवर करवाए, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील बताऊंगा डियर। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। आपको इन चीजों को डियर ऐसे मत सोचना है किससे एग्जामिनर नहीं पूछता है, यहीं से ही एग्जामिनर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और मैं कर देता हूं आपके लिए, एक और भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। दो तो यहाँ पे हो चुकी है, एक और मैं देख लेता हूं। आयरन की बेसिस पे भी होते हैं कुछ स्टील, ठीक है, उनको देख लेते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। थोड़े से ज्यादा नहीं है उसमें, ठीक है, थोड़े से उसमें ज्यादा मत, उसमें ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है। अकॉर्डिंग टू आयरन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। अकॉर्डिंग टू आयरन स्टील क्लासिफिकेशन, आयरन स्टील क्लासिफिकेशंस, तो ये भी देख सकते हैं आप में। इसमें भी डियर आपको पता होना चाहिए, एक होता है रॉट आयरन, WROUGHT, एक होता है रोट आयरन, ठीक है डियर, एक होता है आपके पास रोट आयरन, और दूसरा होता है डियर आपके पास दैट इज कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, और एक होता है डियर आपके पास दैट इज पिग आयरन, पिग आयरन। रॉट आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है और पिग आयरन होता है, ये सारे आपके पास पता होने चाहिए। रोट आयरन जो होती है इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ये क्या होती है, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होती है डियर, क्या होती है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होती है। इसमें जो आपके पास कार्बन कंटेंट होता है डियर वो कितना होता है ये पूछा जाता है। इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन कंटेंट जो होता है डियर वो वैसे तो लेस देन इक्वल टू 0.15% होता है, बट आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो अप टू 0.25% तक, ठीक है। बस ये चीज आपको, और अदर इंप्योरिटीज भी यहाँ पे होती है, अदर इंप्योरिटीज, और इंप्योरिटीज क्या रहती हैं यहाँ पे, इंप्योरिटीज रहती है डियर यहाँ पे जैसे सल्फर हो गया आपके पास, सल्फर हो गया, जैसे आपके पास सल्फर हो गया, और भी इंप्योरिटीज जैसे सल्फर हो गया आपके पास, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, आपके पास और भी हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, मैग्नीज वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद जो कास्ट आयरन होता है इसमें भी क्या होता है, कार्बन कंटेंट आपका 2 से 4.5% के बीच में होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी कि जो यहाँ पे कार्बन कंटेंट जो होता है वो कितना होता है, 2 से 4.5% के बीच में होता है। इसमें भी आपकी सेम इंप्योरिटीज होती है, लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो लिख सकता हूं इसमें भी इंप्योरिटीज हो सकती है, आपकी इंप्योरिटीज हो सकती है, जैसे आपका सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया एंड मैग्नीज हो गया, ठीक है, सल्फर, फास्फोरस एंड मैग्नीज हो गया। अब पिग आयरन बोलते हैं तो जो इसमें आयरन कंटेंट, जो इसमें कार्बन कंटेंट होते हैं डियर, कार्बन कंटेंट जो इसमें होता है वो डियर, वैसे तो कास्ट आयरन और पिग आयरन सेम ही है, ठीक है, बट इसमें डिफरेंस यही है कार्बन कंटेंट भी सिमिलर ही रहता है, इंप्योरिटीज भी इनमें सेम ही रहती है, ऐसा नहीं है। सिलिकॉन हो गया Si, फास्फोरस हो गया P, भाई फास्फोरस का पता नहीं मुझे याद नहीं, और मैग्नीज का हो गया Mn, मैग्नीज का हो गया Mn, ठीक है। तो बहुत सारी ये चीज होती है, ये चीज तो डियर कॉमन है, या तो पूछ लेगा कि रोट आयरन में कितना कार्बन कंटेंट होता है तो 0.215, और कार्बन कंटेंट कास्ट आयरन में होता है 2 से 4.5%, और उसमें पिग आयरन में होता है 2 से 5, बस यही पूछते हैं। बट डियर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है, ये क्वेश्चन कौन सा फ्रेम हो सकता है वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे डियर ये फ्रेम हो सकता है, यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर इसको बर्निंग किस में करते हैं, बर्निंग इंस्ट्रूमेंट बताइए, इसको किस में बर्न करेंगे और इसको किस में बर्न करेंगे, ये पूछ सकते हैं, और इसको किस में बर्न करेंगे आप, इसमें बर्निंग पूछ सकते हैं आपसे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें किस किस तरह से इसको बर्न कर सकते हैं। इसको जो बर्न कर सकते हैं डियर, इसको बर्न कर सकते हैं रियोब्री, REOV, रियोब्री, रियोब रोटरी में,
रियोब रोटरी फर्नेस में, रियोब रोटरी फर्नेस में इसको बर्न किया जाता है। और इसको कहां पे बर्न किया जाता है डियर? इसको बर्न किया जाता है आपके पास दैट इज कोपेला फर्नेस। कास्ट आयरन को कोपेला फर्नेस में, कोपेला फर्नेस, कोपेला फर्नेस में इसको बर्न किया जाता है डियर। और इसको कहां पे बर्न किया जाता है? पिग आयरन को इसको ब्लास्ट फर्नेस में बर्न किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में बर्न किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, तो बस ये चीज आपको नहीं बताई थी मैंने, ये बता दिया कि इसको किस किस चीज में बर्न करते हैं। रोट आयरन को आप बर्न करते हैं रियोब रोटरी फर्नेस में, कास्ट आयरन को करते हैं बर्न कोपेला फर्नेस में, और पिग आयरन को बर्न करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, तो यही था डियर जो आपके बेसिक्स डाटा थे जो कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको अंडरस्टूड हुई होगी। कल हम इसी टॉपिक को आगे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।